चलो, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ना, कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? ब्लड्स के बारे में पढ़ लिया था, ब्लड्स के कंपोनेंट्स पढ़ लिए थे, हम लोगों को पढ़ना था ब्लड ग्रुप, राइट। तो जब ब्लड ग्रुप पढ़ना स्टार्ट किए करना है हम लोगों को, मतलब इनमें मैंने कुछ कुछ बातें बताई थी, जैसे कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीबॉडी क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया किसने था, ये मैंने बताया था ऑलरेडी, है ना। तो हाँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं एक थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। मैं पिछले क्लास में बताया था मैंने ना कि सीरम जो होता है वो विदाउट आरबीसी होते हैं, बट जो सीरम जो होता है विदाउट क्लोटिंग फैक्टर प्लाज्मा होते हैं, ठीक है। विदाउट क्लोटिंग फैक्टर स्ट्रक्चर होते हैं सीरम। इसके लिए मैं सॉरी। तो इसके बाद अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले बताया किसने था? ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले बताया किसने था? ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले बताया था कार्ल लैंडस्टीनर्स ने बताया था। ब्लड ग्रुपिंग को सबसे पहले किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था सबसे पहले। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। यहाँ जब ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो हमें यहाँ पर दो बातें पढ़नी है, पहला एंटीजन दूसरा एंटीबॉडी। पहला एंटीजन दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन जो होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कराता है ना। एंटीजन जो होता है अपनी इम्यूनिटी जनरेट करते हैं और एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीजन के अगेंस्ट अपना एक बॉडी रेडी करता है ना। तो जब ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें पढ़ना है ABO ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग। ABO ग्रुपिंग में एंटीजन जो होते हैं वो दो तरीके का होता है। एंटीजन कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके का होता है। पहला A दूसरा B। A एंटीजन, एंटीजन A, एंटीजन B। क्लियर? अच्छा, एक बात और याद रखना कि एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होता है? एंटीजन प्रेजेंट कहाँ होते हैं? आरबीसी के सरफेस पे, है ना। और अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूं तो एंटीबॉडी भी दो होंगे। बी, ए के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी आएगा? बी। ए के अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन आएगा? बी। बी के अगेंस्ट एंटीबॉडी कौन आएगा? ए। और एंटीबॉडी प्रेजेंट कहाँ होता है? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी प्रेजेंट कहाँ होते हैं? प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है हमारा क्या? एंटीबॉडी। और एंटीजन क्या है? एक तरीके का क्या है? ये प्रोटीन ही तो है। एंटीजन एक तरीके का क्या है? प्रोटीन ही तो है ना। चलो, ए के अगर एंटीजन ए होंगे तो एंटीबॉडी हमारा क्या आएगा? बी आएगा। अगर एंटीजन बी होंगे तो हमारा एंटीबॉडी क्या होंगे? रेडी? ए होगा, है ना। क्लियर? तो वैसे अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करते हैं तो अगर ब्लड ग्रुप ए है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो हमारा एंटीजन कौन सा होगा? ए होगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए ही होगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप बी है तो हमारा एंटीजन क्या होगा? बी ही होगा। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए और बी है, ए बी है, सॉरी, हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बी है तो एंटीजन कौन कौन प्रेजेंट होंगे? ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगा। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है तो यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। यहाँ पर हमारा एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। क्लियर? अगर मैं एंटीबॉडी की बात करूँ तो हमें पता है कि एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी होता है ना। तो ए एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी, यानी कि एंटी ए, है ना। बी है तो एंटीबॉडी हमारा क्या होगा? ए होगा। अगर एंटीजन ए एंड बी है तो हमारा एंटीबॉडी क्या होगा? कुछ नहीं होगा, नील होंगे। और अगर हमारा एंटीजन नील है, कुछ नहीं है, तो एंटीबॉडी क्या बनेगा? यहाँ पर ए और बी बनेगा, है ना। यही होगा। अब देखो, अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है और एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है,
ठीक है। बी है तो ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन हमारा बी है, एंटीबॉडी क्या है हमारा ए है। ए भी ब्लड ग्रुप है तो हमारा एंटीजन क्या है ए और बी है। अगर एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी की बात करें तो नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है। अगर मैं ब्लड ग्रुप ओ की बात करूं तो एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी हमारा ए और बी दोनों है, राइट। तो अब बताना कि ये किन किन से ब्लड ले सकता है, क्या ये ब्लड ग्रुप ए वाले किन किन से ब्लड लेंगे। ए से लेंगे। यहां पर अगर हम अच्छे से अगर समझना चाहें तो आप देखना कि मान लो कि ये हमारा जो है ए ब्लड ग्रुप है, ये हमारा बी ब्लड ग्रुप है, ये हमारा ए बी है और ये हमारा क्या है ओ है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन हमारा कौन सा होता है, ए होता है, राइट। तो मान लो मैंने ए को इस ट्रायंगल से डिनोट किया है। ए हमारा ये ट्रायंगल वाला क्या है ए है और इस तरीके से मैं जो डिनोट करूंगी वो बी है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर बी में हमारा एंटीजन क्या है बी है, यानी कि इसके सरफेस में मैं इस तरीके का बना देती हूँ। ए बी में क्या है हमारा एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, यानी कि ट्रायंगल भी है और स्क्वायर भी है। और ओ में तो कुछ नहीं है, ओ में कुछ नहीं है यानी कि नील है। अब एक बात बताओ कि ये वाले राउंड वाले स्ट्रक्चर सब में सिमिलर है या नहीं है, है ना। तो अगर मान लो कि ये वाला ब्लड अगर किसी में भी जाएगा तो क्या ये अलग कुछ शो करेगा किसी में। देखो मैंने बोला कि ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये चारों तो सेम सिमिलर है ना, बस इनके ऊपर कुछ आ गया है, इनके ऊपर कुछ आ गया है, राइट। तो अगर मैं इस ब्लड को इसमें ट्रांसफ्यूज करूं तो कोई दिक्कत, अलग तो नहीं हो रहा है। इसमें ट्रांसफ्यूज करूं तो कोई दिक्कत, अलग तो नहीं हो रहा है। इसमें भी अगर मैं ट्रांसफ्यूज करना चाहूं तो क्या अलग हो रहा है या सिमिलर ही है। तो यानी कि ये जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो सभी को दे सकता है, एक ओ वाले को भी देगा, ए बी वाले को भी देगा, बी वाले को भी देगा और ए वाले को भी देगा। देगा या नहीं देगा। अब देखो, अब इसको कौन देगा, ए वाले को तो ओ ने दे दिया, इतना पता कि ओ हमारा यूनिवर्सल डोनर कहला गया। ओ हमारा क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। चलो अब ए से बात करते हैं। तो ए को किसने किसने ब्लड दिया, ओ ने ब्लड दिया। अब कौन ब्लड देगा इसी को, अब कोई देगा। ओ तो ब्लड ग्रुप ओ तो अपना ब्लड दे दिया, और कोई दे सकता है ब्लड उसको, एक वाले को ए ही देगा ना, और कोई देगा नहीं। अब देखो बी वाले को भी ओ ब्लड दे दिया। अब इसको कौन और ब्लड देगा, ए भी दे सकता है क्या, नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला है, सीधा ये क्या कर देंगे फिर अटैक मार देगा, राइट। तो हमारा अब कौन सा बच गया, बी देगा। ए बी वाले को कौन कौन दे सकता है, ये सिमिलर दिख रहा है, ये भी है यहाँ पर, ये भी है यहाँ पर, यानी कि ओ भी देगा, ए भी देगा, बी भी देगा और ए बी वाले भी देंगे। यानी कि जो ए बी है वो हमारा यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर है या रेसिपिएंट्स हैं, है ना। क्या ये एंटीजन एंटीबॉडी का फंडा समझ में आया कि अगर जो सिमिलर एंटीजन चाहिए, अगर डिफरेंट एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अगर सेम एंटीजन नहीं आएगा तो एंटीबॉडी क्या करेगा, अटैक मार देगा। क्लियर। चलो इसके बाद जब हम आएंगे आगे की ओर, जब बढ़ेंगे तो ये हमारा ए बी और ए बी एंड ओ, ये चार हैं। और इनको एनसीईआरटी ने अलील नाम दिया है, इसको एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया है, अलील्स नाम दिए हैं, ठीक है। और ये
मल्टीपल एलेलिज्म का एग्जाम्पल है, ध्यान देना। ABO ब्लड ग्रुपिंग जो होता है वो मल्टीपल एलेलिज्म का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। चलो, अगर मैं RH ग्रुपिंग की बात करती हूँ तो पहली बात ये कि RH आया कहाँ से, RH वर्ड आया कहाँ से। अगर आप अपने NCERT को उठाते हैं, अगर आप NCERT को देखेंगे तो RH जो है मंकी में प्रेजेंट होता था। RH जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मंकी में प्रेजेंट होता है। NCERT में दिया हुआ है RH मंकी। जो हमारा नॉर्मल मंकी होता है उनमें देखा गया कि RH होते हैं, उनको रेसस मंकी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो RH है ना, ये जो RH है, ये RH जो है ये देखा गया कि ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है। ये RH देखा गया कहाँ प्रेजेंट है, ये RH फैक्टर ह्यूमन में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहला इनको देखा गया कहाँ कि ये मंकी में होते हैं, फिर देखा गया कि ह्यूमन जो होते हैं 80% ह्यूमन, 80% ह्यूमन में ये प्रेजेंट होता है और 20% ह्यूमन में ये अब्सेंट होता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बारे में कि 80% में प्रेजेंट होते हैं, 20% में प्रेजेंट नहीं होता है, या RH रेसस मंकी से हमें मिला है, ये बातों को किसने बताया, बताना इस बातों को किसने बताया। लैंडस्टीनर्स एंड अलेक्जेंडर एस वेनर ने हमें बताया RH फैक्टर के बारे में। ठीक है, RH फैक्टर के बारे में हमें किसने बताया, लैंडस्टीनर्स एंड किसने, वेनर ने बताया। अलेक्जेंडर एस वेनर इनका पूरा नाम है, अलेक्जेंडर एस वेनर नाम है इनका। ठीक है, अगर जिनके पास ये RH प्रेजेंट होगा, जिनके पास RH होंगे, RH फैक्टर होगा तो वो पॉजिटिव होंगे। हम लोग बोलते हैं ना A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, ऐसा बोलते हैं ना ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंड करता है RH फैक्टर पर। ठीक है, अगर RH फैक्टर है यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव है। अगर RH फैक्टर नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। और बहुत कम लोगों में नेगेटिव होता है। ठीक है, वर्ल्ड में 20%, इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 97% ऐसे हैं जिनमें RH फैक्टर होता है, 3% ऐसे लोग हैं जिनमें RH फैक्टर नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि अगर मैं RH लगाकर अगर मैं बात करूं ब्लड ग्रुपिंग का, है ना, RH फैक्टर के एब्सेंट और RH फैक्टर के प्रेजेंट में मैं ब्लड ग्रुपिंग का बात करूं तो क्या क्या हो सकता है, ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, है ना, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, A निगेटिव, B निगेटिव, AB निगेटिव और O निगेटिव। यही हो सकता है, यही हो सकता है। अब एक बात ध्यान देना कि कभी भी है ना, RH पॉजिटिव वाले जिनके पास पॉजिटिव है, RH फैक्टर है, ठीक ना, जिनके पास RH फैक्टर है और जिनके पास RH फैक्टर, मान लो कि लिंगम और गशुम की बात मैं करती हूँ, तो लिंगम के जो ब्लड है उनमें RH फैक्टर है, ठीक ना, और गशुम के ब्लड में RH फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो कभी भी क्या है ना, लिंगम जो है वो गशुम को नहीं दे सकती है ब्लड। क्यों? क्योंकि इनके पास एक अलग फैक्टर है, RH फैक्टर। ठीक है, तो कभी भी पॉजिटिव वाले निगेटिव को ब्लड नहीं देते हैं, ध्यान देना इस बात को। ठीक है, क्या निगेटिव वाले पॉजिटिव को दे सकते हैं बट पॉजिटिव वाला नेगेटिव को नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। अब देखो,
अगर मैं ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बात करूं, बी पॉजिटिव है ना, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ये हमारे कितने ब्लड ग्रुप बन गए? 4 एलील्स से कितने ब्लड ग्रुप बन गए? 8, है ना। ए पॉजिटिव वाले को ब्लड कौन कौन देगा? हमें पता था पहले से कि ओ देता है और ए देता है ना, यही देता है ना, ओ देता है और ए वाले देंगे। तो क्या मुझे एक बात बताइए कि क्या ओ पॉजिटिव ब्लड देगा? ओ पॉजिटिव ब्लड देगा ए पॉजिटिव को? ओ निगेटिव ए पॉजिटिव को ब्लड देगा? अब देखो, ए निगेटिव ब्लड देगा? ए निगेटिव ब्लड देगा? बी पॉजिटिव वाले को कौन ब्लड देगा? ओ प्लस वाले देंगे? बी पॉजिटिव वाले को क्या ओ प्लस वाले ब्लड देंगे? बी पॉजिटिव वाले देंगे, ओ निगेटिव वाले देंगे, ए बी वाले को कौन कौन देगा? ओ पॉजिटिव देंगे, बी पॉजिटिव भी दे सकता है, ए पॉजिटिव भी दे सकता है और हमारा ओ निगेटिव भी दे सकता है ना। निगेटिव वाले भी दे सकते हैं। अगर ए बी निगेटिव की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ए बी निगेटिव की बात करूं तो क्या ओ पॉजिटिव वाले ब्लड देंगे ए बी निगेटिव वाले को? नहीं देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर खत्म हो गया, यानी कि हमारा ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। राइट, समझ में आया कि ओ पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर नहीं है। यूनिवर्सल डोनर कौन है हमारा? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव क्या है? हमारे यूनिवर्सल डोनर होते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब इनको ओ प्लस नहीं था, अब यूनिवर्सल यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स कौन हो गए? क्लियर हो गया। अगर आर एस फैक्टर नहीं रहेगा तो यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ। अगर आर एस फैक्टर नहीं है तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी। अगर आर एस फैक्टर आ गया तो यूनिवर्सल रिसेप्टर्स कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ निगेटिव। ठीक है, ये आर एस फैक्टर वाले फंडा क्लियर हुआ। चलो, अगर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है आर एच इनकम्पैबिलिटी एंड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिस। अब देखना यहाँ पर क्या होता है, मैंने अभी बोला ना कि पॉजिटिव वाले नेगेटिव को ब्लड नहीं देंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, अटैक मार देंगे। राइट, अच्छा इसके पहले एक बात ध्यान देना कि कभी भी अगर हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, ठीक है, अगर हम कभी भी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। क्लियर, अगर हम ग्रुप को, ब्लड ग्रुप को अगर हम नहीं क्रॉस चेक करेंगे कि हम उनका, मान लो कि मुझे ही ब्लड की ज़रूरत है, अगर मैं किसी से ब्लड लेती हूँ और अगर हम दोनों का ब्लड मैच नहीं किया जाएगा और चढ़ा दिया जाएगा, ट्रांसफ्यूज कर दिए जाएंगे तो हमारे ब्लड में क्लम्पिंग हो जाएगा, यानी कि हमारा ब्लड जो है क्या हो जाएंगे, जो भी अच्छा था वो भी हमारा खराब हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेंजरस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो कभी भी हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसके पहले हम उनको क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। क्लियर, चलो इसके बाद आते हैं आरएच इनकम्पैबिलिटी या हम बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसका मतलब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पर जब प्रेग्नेंट वोमेन होते हैं, प्रेग्नेंट वोमेन जो होते हैं, प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं, उनका मान लो कि जो ब्लड ग्रुप है, उनका मान लो कि जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है। ठीक है, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, निगेटिव है। और इसके जो हस्बैंड है उनका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। इनके हस्बैंड का ब्लड ग्रुप कैसा है, कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है,
और जो इनका बच्चा हुआ, इनका जो बच्चा हुआ, ठीक ना, उनके बच्चे में यानी कि जो चाइल्ड है, या चाइल्ड नहीं, हमको यहाँ पर फुटस बोलते हैं ना, इनका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, चांस है उनके पापा जी का ब्लड जो है वो पॉजिटिव है, तो बच्चे का मान लो कि ब्लड क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखना क्या होगा, ये हमारे क्या है, फुटस है, ये हमारा क्या है, प्लेसेंटा है, और ये हमारे मदर्स का बॉडी। ठीक है, ध्यान देना है, मदर्स का हमारा ये ब्लड है मान लो, ठीक ना। ये फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात हो रही है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में। ठीक है, अगर मान लो कि बच्चा का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, अब मम्मा जी का जो ब्लड ग्रुप है वो निगेटिव है, यानी कि यहाँ पर हमारा आरएच फैक्टर प्रेजेंट है और यहाँ पर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। अब बताओ कि आरएच फैक्टर जब इनके बॉडी में प्रेजेंट है ही नहीं, तो और ये आरएच फैक्टर अगर इस ब्लड से मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा या नहीं होगा? होगा। ये आरएच जब इनसे मिलेगा तो मदर क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी। अब देखना क्या होगा, बच्चे डेवलप हो रहे हैं, फिटस डेवलप हो रहा है, डेवलप हो गया। अब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पर क्या होगा, जब डिलीवरी का टाइम आएगा तो जब बच्चे का डिलीवरी होगा, है ना, उस टाइम कुछ मात्रा में, पूरे नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो फेटस का ब्लड माँ के ब्लड से क्रॉस करेगा, मैच करेगा या नहीं कर पाए, करेगा ना। तो जब फेटस का जो ब्लड है वो माँ के ब्लड के साथ मैच हो जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा दोनों ना। बच्चे का जो ब्लड है माँ के ब्लड से मिल जाएगा, तो अब माँ क्या करेगी, एंटीबॉडी बनाएगी, किसके खिलाफ, आरएच के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, अगेंस्ट आरएच बनाएगी या नहीं बनाएगी? क्योंकि जब हमें पता है कि जब भी हमारे बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, जब भी हमारे बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो हमारे बॉडी एंटीबॉडी बनाता है, उसके लिए बनाता है ना, यानी कि यहाँ पर एंटीबॉडी बनाएगा आरएच के अगेंस्ट पर। चलो, बच्चा तो डिलीवर हो गया, फर्स्ट बच्चा तो हमारा अभी तक सेफ है। अब सेकेंड बच्चा की बात है। सेकेंड प्रेगनेंसी हुआ, और सेकेंड प्रेगनेंसी में भी यही हुआ कि जो माता जी हैं उनका ब्लड ग्रुप निगेटिव है और जो फिटस है उनका जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है। फिर से वही केस आ गया ना। अब देखो, अब ये केस आने के बाद हमें पता है कि माता जी के बॉडी में पहले से ही एंटी आरएच बॉडी बन चुका है। अब जैसे ही ये आरएच फैक्टर आया, जैसे ही आरएच फैक्टर मिला माता जी को, है ना, तो क्या होगा, ये एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव होने के बाद प्लेसेंटा को क्रॉस करेगा और इस पर किल करना स्टार्ट करेगा, इनके आरबीसी को किल करना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो जैसे ही अब उनके आरबीसी किल्स हो गए, बच्चे का आरबीसी किल हो गया, तो अब बताओ कि बच्चे में एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, वीकनेस होगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आरबीसी है ही नहीं, तो एनीमिया तो होगा ही। रेड कलर नहीं है यानी कि उनका बॉडी येलो पड़ जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हो गया, हमें यहाँ पर डिफिकल्टीज होने लगे, राइट, हुआ ना। सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होने लगे, डिफिकल्टीज होने लगे। इन्हीं को हम बोलते हैं आरएच इनकम्पैबिलिटी या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस। ठीक है, अब इस केस से बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे या फिर छोड़ देंगे? इससे बचने के लिए फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पर एंटी आरएच एंटीबॉडी लेंगे।
मतलब RH एंटीबॉडी के एंटी में हम एक इंजेक्शन लेंगे, एक अपना इम्यून बनाएंगे जो कि RH एंटीबॉडी को हमारे अंदर बढ़ने ना दे, किल कर दे, है ना। वो एंटी RH एंटीबॉडी कौन सा है? RH, ये इंजेक्शन का नाम है जो कि लेना ज़रूरी होता है अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में इस तरीके का केसेस आते हैं तो, ठीक है। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में इस तरीके के केसेस आते हैं तो ये इंजेक्शन लेना क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, ये एक क्या है, इंजेक्शन है जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद लेना ज़रूरी होता है ताकि सेकेंड प्रेगनेंसी में हमें कोई डिफ़िकल्टीज ना हो, सेकेंड प्रेगनेंसी भी आराम से हो सके। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? RH इनकम्पेबिलिटी भी क्या आपको क्लियर हो गई? क्या यहाँ पर आपको क्लियर हो गया? सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ? किल होने लगे, यानी कि हीमोलाइसिस होना, है ना। क्या हुए सेकेंड प्रेगनेंसी में? हीमोलाइसिस हुए, जो जिसके कारण हमें एनीमिया हो गया, सॉरी जो फेटस है उनको क्या हो गया? एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया। चलो, RH इनकम्पेबिलिटी भी क्लियर, RH इनकम्पेबिलिटी भी क्लियर। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारा ब्लड क्लॉटिंग, या फिर NCERT का है टॉपिक कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का थक्का बनना, ब्लड कोएगुलेट करते हैं, ब्लड का क्लॉटिंग होना, ठीक है, क्लियर। अगर ब्लड क्लॉटिंग की मैं बात करूं तो मान लो कि हमें किसी तरीके की इंजरी हुई, है ना, हमें किसी तरीके की इंजरी हुई, ठीक है। इंजरी होने के बाद आप देखते हो कि हमें हमारे हाथों में चोट वगैरह लगती है, इंजरी होती है, और वो फिर कुछ टाइम्स के बाद वहाँ पर क्लॉट जमा हो जाता है, वाइट वाट या येलो समथिंग हो जाते हैं, फिर वो भर जाता है, ऐसा होता है ना, होता है ना। तो वो क्या होता है, वो क्लॉट हो रहे हैं, वहाँ पर क्या जम गया है? क्लॉटिंग फैक्टर। वो क्लॉटिंग फैक्टर जमता कैसे है? जैसे ही पहले से हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स हैं, है ना, और प्लेटलेट्स क्या होते हैं? कोएगुलेशन में, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्लेटलेट्स कोएगुलेशन एंड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्लड में फिब्रिनोजेन होते हैं, पढ़ा था, ब्लड में फिब्रिनोजेन होते हैं, पढ़ा था हम लोगों ने ना। चलो अब देखो कि मान लो कि हमें इंजरी हुई, हमें चोट लगा, जब हमें चोट लगेगा हमें इंजरी होंगे, जब हमें चोट लगेगा हमें इंजरी होगा, तब क्या होंगे कि हमारा जो प्लेटलेट्स हैं, जो कि हमारा प्लेटलेट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव, ठीक है, क्लियर। और जैसे ही प्लेटलेट्स हमारा एक्टिव होगा, जैसे ही हमारा प्लेटलेट एक्टिव होगा तो एक फैक्टर सिक्रीट होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक फैक्टर सिक्रीट होगा, क्या? कौन सा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कहाँ से सिक्रीट होगा? प्लेटलेट से और जो इंजर्ड टिश्यू है वहाँ से, प्लेटलेट से और जो इंजर्ड टिश्यू है वहाँ से ये सिक्रीट होगा, ठीक है। जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन सिक्रीट हुआ तो एक ये एक्टिव कर देगा थ्रोम्बोकाइनेज को। किनको एक्टिव कर देगा? थ्रोम्बोकाइनेज को, ठीक है, क्लियर। अब ये जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है ये क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज एक तरीके का फैक्टर है। थ्रोम्बोकाइनेज क्या है? एक तरीके का फैक्टर है जो कि प्रेजेंट कहाँ होगा? प्लेटलेट्स में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। अब देखना, जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हो गया ना, तो हमारे बॉडी में देखना, ध्यान देना कि हमारे लीवर में एक प्रोथ्रोम्बिन बनता है। एक प्रोथ्रोम्बिन
नाम का फैक्टर बनता है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर। प्रोथ्रोम्बिन नाम का क्या बनता है? क्लॉटिंग फैक्टर बनता है। कहाँ? लीवर में। किनके प्रेजेंस में? विटामिन के प्रेजेंस में एक फैक्टर बनता है जिनको हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। तो जैसे ही थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज क्या हो गए? एक्टिव हुए, तो वो क्या करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा कि प्रोथ्रोम्बिन को, जो हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो लिवर में बन रहा है, प्रोथ्रोम्बिन को, प्रोथ्रोम्बिन पर एक्ट करेगा। किन पे एक्ट करेगा? प्रोथ्रोम्बिन पे एक्ट करेगा और उनको कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन में। उनको कन्वर्ट किन में कर देगा? थ्रोम्बिन में। और जो प्रोथ्रोम्बिन होते हैं वो एक्टिव नहीं होता, वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होते हैं? इनएक्टिव फेज में होते हैं और उनको एक्टिव करता है, ठीक है। उनको एक्टिव कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। उनको एक्टिव कौन करता है? थ्रोम्बोकाइनेज। थ्रोम्बिन यानी कि क्या हमारा एक्टिव है। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम के प्रेजेंस में। ध्यान देना, ठीक है। थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव करता है किनको? प्रोथ्रोम्बिन को। क्लियर? किसके प्रेजेंस में? कैल्शियम के प्रेजेंस में एक्टिव करता है, ठीक है। जैसे ही थ्रोम्बिन हमारा एक्टिव होता है, जैसे ही हमारा थ्रोम्बिन एक्टिव होता है, तो हमें पता है कि हमारे ब्लड में फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि हमारे ब्लड में फिब्रिनोजेन प्रेजेंट होते हैं या नहीं पता है? हमारे ब्लड में क्या होते हैं? फिब्रिनोजेन होते हैं। और ये जो फिब्रिनोजेन होते हैं ये भी इनएक्टिव होते हैं। फिब्रिनोजेन भी क्या होता है हमारा? इनएक्टिव होता है। फिब्रिनोजेन प्रोटीन है ना, ये भी हमारा क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इन पर थ्रोम्बिन एक्ट करेगा। किन पे एक्ट करेगा? थ्रोम्बिन किन पे एक्ट करेगा? फिब्रिनोजेन पर। और फिब्रिनोजेन जो इनएक्टिव था अब इसको एक्टिव करेगा किस फॉर्म में? फिब्रिन के फॉर्म में। फिब्रिन के फॉर्म में इनको एक्टिव करेगा। फिब्रिन के फॉर्म में क्या करेगा? इनको एक्टिव करेगा। क्लियर? क्लियर? और ये जो फिब्रिन बन जाएगा उसके बाद ये फाइबर यानी कि कोलेजन फाइबर बनाएंगे जो कि हमारे बॉडी के हमारे जो इंजरी वाले एरिया को क्लॉट कर देता है। देख रहे हो? देख रहे हो एक चोट लगने के बाद कितनी प्रोसेसेस हो रही है हमारे बॉडी में। और सोचो कितनी जल्दी होती है। इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारे बॉडी में विटामिन के की कमी है तो हमारे ब्लड क्लॉटिंग में थोड़ा सा क्या होंगे? प्रॉब्लम होगा, टाइम लगेगा। कैल्शियम की कमी है तो हमें ब्लड क्लॉटिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए अगर मेन फैक्टर की मैं बात करूँ तो क्या क्या है? विटामिन के और कैल्शियम। विटामिन के और कैल्शियम। क्लियर? क्लियर? क्या ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड समझ में आया? देख ध्यान से सुनना फिर से। पहले हमें इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद हमारे प्लेटलेट्स क्या हो गए? एक्टिव हो गए। जैसे ही प्लेटलेट्स एक्टिव होगा तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का हार्मोन, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का फैक्टर रिलीज करेगा, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? थ्रोम्बोकाइनेज नाम का फैक्टर को एक्टिव करेगा, ठीक है। उसके बाद ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में एक्टिव करेगा। थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजेन को एक्टिव करेगा, फिब्रिन बनाएगा। और फिब्रिन क्या है? कोलेजन फाइबर का एक स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे ब्लड हो जाते हैं क्लॉट। क्लियर? चलो, क्या ये कोएगुलेशन ऑफ ब्लड समझ में आया? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड समझ में आया सभी को? चलो, इसके बाद अगर देखूं तो हमारा इसके बाद एक टॉपिक आता है लिम्फ। इसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं? लिम्फ के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और लिम्फ किसके अंदर में आता है? हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि जब हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करेंगे तो दो सिस्टम पढ़ेंगे, एक
सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, और एक पढ़ेंगे हम क्या, लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम लिम्फेटिक सिस्टम को स्टार्ट करते हैं पहले कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करूँ तो इसमें हमें पढ़ने क्या क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम में हमें पढ़ने क्या क्या है ये भी बता दो एक बार। लिम्फेटिक सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ने हैं, लिम्फ के बारे में, लिम्फ नोड के बारे में, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, लिम्फ के बारे में, लिम्फ नोड्स के बारे में, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, ठीक है। और स्प्लीन आल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। स्प्लीन इज आल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, और जिनको हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, जो प्रेजेंट कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, लीवर के थोड़ा सा नीचे में। क्लियर क्लियर। चलो अगर मैं लिम्फ की बात करूं तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिम्फ के बारे में कुछ कुछ बातें पता कर ली थी, बताया था मैंने कि लिम्फ आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। लिम्फ जो होता है आल्सो हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस के लिए, है ना। देखो जब ये हमारा ब्लड वेसल्स आते हैं, ये हमारा क्या है, ब्लड वेसल्स, ये हमारा टिश्यू है। तो जैसे ही ये ब्लड वेसल्स आता है ना, ब्लड वेसल्स आता है ना, तो ब्लड वेसल्स से कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, वो फिल्टर आउट होकर लिम्फेटिक कुछ सब्सटेंस जो होते हैं ब्लड का ना, ब्लड का जो कुछ पार्ट होता है वो फिल्टर आउट होकर ब्लड वेसल्स के बाहर आकर आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि लिम्फ क्या है, कुछ नहीं, लिम्फ क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेशन है, ब्लड का क्या है, ब्लड का फिल्ट्रेट पार्ट है, जिनमें आरबीसी नहीं होता। लिम्फ क्या है, ब्लड ही फिल्टर्ड होते हैं और क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है, और इनमें मेनली क्या प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। इनमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं। यानी कि लिम्फ में आरबीसी होता है या नहीं होता, नहीं होता, लिम्फ में आरबीसी नहीं होता है, ठीक है। लिम्फ की कलर की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा होता है, एनसीईआरटी ने क्या बोला है, पेल येलो बोला है, एलोइस बोले हैं। लिम्फ हमारे एलोइस होते हैं और या फिर वाइट कलर्स का होता है। एनसीईआरटी ने क्या वर्ड यूज किया है, एलोइस। एनसीईआरटी ने क्या वर्ड किया है, एलोइस वर्ड का यूज किया है कि ये क्या है, एलो फ्लूइड होते हैं। और लिम्फ जो होते हैं सर्कुलेट कहाँ करते हैं, फ्लो किस में करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स में। जैसे कि ब्लड के लिए ब्लड वेसल्स है, जैसे कि ब्लड के लिए क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, वैसे ही लिम्फ के लिए क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट हैं। क्लियर। कलरलेस होते हैं और एलोइस फ्लूइड नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है, कलरलेस होते हैं और ये पेल येलो या एलोइस फ्लूइड भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक ना। एलोइस कलर का भी होता है, एनसीईआरटी में कलरलेस बोला है तो कलरलेस को ही प्रीफर करेंगे हम लोग, बट ये एलोइस कलर का भी होता है, ठीक है। चलो अगर इनकी मैं फ्लो की बात करूँ तो सबसे पहली बात तो ये कि ये फिल्टर आउट कहाँ से होते हैं, ब्लड वेसल्स से, जिनमें क्या क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी, है ना, और क्या क्या होते हैं, H2O होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। और ध्यान देना इस बात को कि इनमें प्लेटलेट्स नहीं होता, ठीक है। लिम्फेटिक में आरबीसी नहीं होता, प्लेटलेट्स भी नहीं होते, ठीक है। क्लियर। चलो यहाँ तक समझ में आया।
आप चलो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको एक बार एनसीईआरटी में हम रीड करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या बोला जाता है, बोला गया है इसके बारे में। चलो, द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड have to be removed continuously for healthy functioning of tissue. It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of this substance to the cells and from the cells. बोलता है कि द वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो रिमूव्ड कंटिन्यूसली होते हैं। कंटिन्यूसली क्या होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए हमारे बॉडी से, ताकि हमारा जो टिश्यू हो वो हेल्दी फंक्शन कर सके, है ना, क्लियर। उसके बाद बोलता है कि इसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंस टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। बोलता है कि ये जो एफिशिएंट मैकेनिज्म है उनमें जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, सेल से बाहर या सेल से कहीं और या कहीं और से हमारे सेल के अंदर। फिर बोलता है डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इन्वॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म जैसे कि स्पंज एंड सिलेंट्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज। यानी कि स्पंज एंड सिलेंट्रेट्स में क्या सर्कुलेट होता है, वाटर से सर्कुलेट होते हैं, कहाँ, सेल से उनके बॉडी कैविटी में, सेल से उनके बॉडी कैविटी में, जो कि उनके सब्सटेंस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज अ स्पेशल फ्लूइड विद इन दियर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट सच मटेरियल्स, जैसे कि ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का बॉडी फ्लूइड होता है, जिनमें कि मोस्ट कॉमन होता है क्या, हमारा ब्लड, जो कि किन किन में होते हैं, जैसे कि बोलता है कि हायर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। फॉर दिस पर्पस, किस लिए, ब्लड का पर्पस क्यों बोल रहा है, गैस के एक्सचेंज के लिए, गैस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेस्ट मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए। लिम्फ also help in the transport certain substance in लीफ भी जो है वो इन सब्सटेंस को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है, बोलता है। देखो यहाँ ब्लड, अब आते हैं ब्लड टॉपिक। ब्लड जो है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है जिनमें फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, प्लाज्मा होता है और कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा की बात करूँ तो प्लाज्मा क्या है, एक स्ट्रॉ कलर्ड होते हैं जो कि 55% होते हैं ब्लड का, और इनमें 90 to 92% होते हैं क्या बोलते हैं 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर, प्रोटीन, और प्रोटीन कितने होते हैं, 6 to 8% होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में क्या क्या बोल रहा है, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्बुमिन्स। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स, एल्बुमिन्स। फिब्रिनोजेन कोएगुलेशन में हेल्प करता था, ग्लोब्यूलिन एक तरीके का एंटीजन था, और एल्बुमिन्स क्या थी, ऑस्मोटिक मेंटेन कर रहा था, यानी कि इनके पीएच वैल्यू को क्या कर रहा था, ये मेंटेन कर रहे होते थे। चलो उसके बाद अगर हम आते हैं तो बोलता है क्या कि फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लोटिंग और कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। अभी जैसे कि पढ़ा, फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होकर कोलेजन फाइबर का स्ट्रैंड बना रहा था, है ना। ग्लोब्यूलिन्स प्राइमरली आर इन्वॉल्व्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म, क्यों, एंटीजन बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। एल्बुमिन्स हेल्प इन ऑस्मेटिक बैलेंस। प्लाज्मा also contain a small amount of minerals जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन etc. ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स etc. आर also प्रेजेंट इन प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में ग्लूकोज भी प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अच्छा सॉरी, एक ये ध्यान देना कि लैक्टियल्स लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, लैक्टियल्स लिम्फेटिक
वेसल होता है जो कि प्रेजेंट होते हैं इंटेस्टाइन में, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। वो फैट का मूवमेंट कराता है, ध्यान देना इस बात को, लिख लीजिएगा। फैट का मूवमेंट कराता है हमारा क्या, लैक्टियोल्स लिम्फेटिक वेसल, जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट कहाँ होंगे, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं ना, विलाई जो होते हैं ना, उनके साथ साथ ये प्रेजेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इनमें क्या होते हैं, फैट प्रेजेंट होता है। जो फैट हम करते हैं, फैट हमें पता है कि फैट क्या क्या फैट जो होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट होता है, नहीं होता है ना, तो वो इंटेस्टाइन में क्या करते हैं, फैट को एब्जॉर्ब करके उनका मूवमेंट कराता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, फैक्टर फॉर कोएगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा में कोएगुलेशन के लिए फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फैक्टर थ्रोम्बोप्लेटिन्स, है ना, पढ़ा हम लोगों ने, थ्रोम्बोकाइनेज पढ़ा हम लोगों ने, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और वो हमारे किन फॉर्म में थे, इनएक्टिव फॉर्म में था। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कल के क्लास में मैंने थोड़ा ऑपोजिट बता दिया था, लेकिन एनसीईआरटी मतलब जो सही है ये है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। चलो नेक्स्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो आता है हमारे इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। इनको एक साथ हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि ब्लड का 45% होता है। इरिथ्रोसाइट जिनको हम आरबीसी भी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, वो मोस्ट एबंडेंट होते हैं इन ब्लड्स में। ब्लड्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, हमारा आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज़ एन एवरेज 5 million to 5.5 million ऑफ आरबीसी पर mm³, ठीक है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट। एडल्ट में ये कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसी आर डेवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ये इन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। और एक बाई कॉनकेव शेप का होता है, और किस शेप का होता है, बाई कॉनकेव शेप का होता है। इनका कलर रेड कलर का होता है, क्योंकि उनमें आयरन कंटेन करने वाले प्रोटीन होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन बोलते हैं, क्लियर। A healthy individual has 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में 12 to 16 ग्राम क्या होना चाहिए, हीमोग्लोबिन होना चाहिए। These molecules play a significant role in, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो सिग्निफिकेंट रोल करते हैं किनमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज होते हैं, उसके बाद वो स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट को हम लोग डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है, क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनका जो नंबर होता है 6000 to 8000 mm³ होता है। ल्यूकोसाइट जो होते हैं जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं, कुछ फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज के लिए होते हैं। इनके पास डब्ल्यूबीसी को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट, अग्रेन्युलोसाइट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ये सब, ठीक, क्लियर। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेन्युलोसाइट के एग्जाम्पल क्या है, न्यूट्रोफिल्स, एसेनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, जो कि किसके टाइप्स हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स का टाइप है। अगर मैं अग्रेन्युलोसाइट्स की टाइप की बात करूं तो कौन कौन सा होता है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। कौन कौन सा होता है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो मोस्ट एबंडेंट होता है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इसेंशियल बेसिक, NLMEB बताया था मैंने। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन
एसेंशियल बेसिक। निकोलस बोलेगा मैं आया ही नहीं था, मुझे क्या पता। चलो, न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, जो कि कितने होते हैं 60 to 65% होता है टोटल WBC का। बेसोफिल जो होते हैं सबसे कम होता है, वो होते हैं 0.5 to 1%। अब देखना न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, मोनोसाइट कितने होते हैं 6 to 8% होते हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट क्या है, फैगोसिटिक सेल्स होते हैं, जो कि फॉरेन बॉडी को एंट्री को क्या करता है, जब फॉरेन बॉडी एंट्री करता है तो उनको क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। हिस्टामिन जो कि वैसोडाइलेटर होते हैं, सेरोटोनिन जो कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं, हेपेरिन जो कि एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं, मैंने बताया था पिछले क्लास में। चलो, इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, जो कि इन्वॉल्व होते हैं किनमें, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। मैंने बोला था कि ये जो तीनों सिक्रीशन हैं, ये तीनों जो सिक्रीट होते हैं वो इन्फ्लामेशन मेडिएटर होते हैं, मैंने ये बताया था। चलो, अभी तक बिना बताया हुआ अभी एक भी लाइन नहीं आया, देखते हैं। एसिनोफिल्स जो कि 2 to 3% होते हैं, वो इन्फेक्शन को रेसिस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। और एलर्जिक रिएक्शन के लिए एसोसिएटेड होते हैं। मैंने ये बोला था कि ये वॉल होते हैं एलर्जी एंड फॉरेन पार्टिकल्स के लिए। इनको मैंने क्या बोला था कि वॉल होते हैं एलर्जी एंड फॉरेन पार्टिकल्स के लिए। लिम्फोसाइट 20 to 25% होते हैं, जो कि दो टाइप्स का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होते हैं, इम्यूनिटी के लिए। बी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम बनाता है और टी लिम्फोसाइट इनको बनाने में हेल्प करता है। चलो, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ये जो होते हैं एक्चुअल सेल नहीं होता। क्या प्लेटलेट्स एक्चुअल सेल होते हैं, नहीं होता। ये जो होता है फ्रेगमेंट होते हैं। किसके फ्रेगमेंट होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट होते हैं, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, मेनली बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, कभी कभी लंग्स वगैरह में भी देखने को मिलेगा। ब्लड नॉर्मली ये कितने होते हैं, इनका नंबर कितना होता है 1.5 लाख टू 3 लाख और 3.5 लाख होते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होता है बहुत तरीके का फैक्टर रिलीज करता है, जो कि ब्लड के कोआगुलेशन में हेल्प करता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा थ्रोम्बोप्लेटिन, थ्रोम्बोकाइनेज, है ना, फिब्रिनोजेन वगैरह जो पढ़ा था। अब देखो, अ रिडक्शन इन दियर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर विच विल लीड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम दिस। प्लेटलेट्स की जो कमी होती है तो हमारे क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं। तो मैंने इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, बता दो जल्दी से, थ्रोम्बो यूक्टोपेनिया, यूक्टोपनिया बोला था, थ्रोम्बो यूक्टोपनिया, है ना। आरबीसी की कमी होती है तो एनीमिया, ल्यूकोसाइट की कमी होती है तो ल्यूकोपनिया, थ्रोम्बोसाइट की कमी होती है तो थ्रोम्बो यूक्टोपनिया। क्लियर। चलो, यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं ब्लड ग्रुप की ओर। बोलता है कि ब्लड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट थ्रू इट अपीयर्स टू बी सिमिलर। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड। ब्लड ग्रुपिंग क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स के होते हैं, और टू सच ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग होते हैं और एक आरएच ग्रुपिंग होते हैं। एबीओ ग्रुपिंग किसने दिया था, कार्ल लैंडस्टन ने दिए थे, और आरएच ग्रुपिंग किसने दिया था, लैंडस्टन एंड एस वेनर ने दिया था, जिनका पूरा नाम अलेक्जेंडर एस वेनर है। चलो, तो पहला हम आप एबीओ ग्रुपिंग की बात करते हैं। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। एबीओ ग्रुपिंग किन पे डिपेंड करता है, एंटीजन के प्रेजेंट और अब्सेंट पर। प्रेजेंट और अब्सेंट पे, किन के प्रेजेंट और अब्सेंट पे, एंटीजन के। कितने एंटीजन हम लोगों ने पढ़े थे, 2, ए और बी, ए एंटीजन और बी एंटीजन। अब देखो, एंटीजन क्या होते हैं, केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स।
एंटीजन क्या होता है? केमिकल होता है जो कि इम्यून रेस्पॉन्स को क्या करता है? इंड्यूस करता है ऑन द आरबीसी, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? आरबीसी के सरफेस पर, ठीक है। प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडी, जो कि प्रोटीन होता है और ये प्रोड्यूस होते हैं एंटीजन के रेस्पॉन्स में। प्रोड्यूस कहाँ किनके रेस्पॉन्स में होते हैं? एंटीजन के रेस्पॉन्स में ये क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है ये। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन 4 ग्रुप ऑफ ब्लड। एंटीजन एंड एंटीबॉडी का डिस्ट्रीब्यूशन किन पे, कितने ग्रुप में, कितने ब्लड ग्रुप में हुए हैं? 4। ए बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, ठीक है। अब देखो बोलता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज्ड। हम जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं तो कोई भी ब्लड उठाए और ट्रांसफ्यूज नहीं कर सकते हैं। उसके पहले हम डोनर के ब्लड को केयरफुली मैच करते हैं लेने वाले को के ब्लड से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उठाना ए पॉजिटिव वाले को उठाना और ओ पॉजिटिव में इंजेक्ट कर देना, ठीक है। ऐसा करोगे क्या अपिक? मुझे लग रहा है, देखो अपिक बोलते हैं हाँ। तो बोलता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले डोनर का ब्लड और रेसिपिएंट्स का जो ब्लड होता है दोनों को हम क्या करते हैं? केयरफुली मैच करते हैं, उसके बाद हम करते हैं। अब देखो एंटीजन एंटीबॉडी की बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या है हमारा? ए, और एंटीबॉडी क्या है हमारा? बी। डोनर ग्रुप कौन कौन होगा इनका? ए और ओ। ब्लड ग्रुप बी होती है तो एंटीजन क्या होगा? बी, और इनके अपोजिट एंटीबॉडी होगा तो एंटीबॉडी क्या होगा हमारा? ए। डोनर ग्रुप क्या होते हैं? ओ एंड बी। ए बी ब्लड ग्रुप होगा तो एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे, एंटीबॉडी नहीं होगा। और डोनर ग्रुप क्या कौन कौन से होते हैं? ए बी वाले, ए वाले, बी वाले, ओ यानी ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स होते हैं। ओ के लिए अगर मैं बात करूं तो एंटीजन नहीं होता है प्रेजेंट, एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं ए एंड बी, और इनका सिर्फ डोनर ग्रुप ओ ही होता है, ओ वाले ही सिर्फ इनको डोनेट कर सकते हैं। अब देखो ओ ब्लड कैन बी डोनेटेड टू पर्सन विद एनी अदर ब्लड ग्रुप। ओ वाले जो हैं वो एनी अदर ब्लड ग्रुप वाले को क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, जबकि हाँ कर सकते हैं, इसलिए ओ वाले को हम यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। पर्सन विद ए बी ग्रुप कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम पर्सन विद ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, इसलिए हम इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? एनसीईआरटी का एक भी लाइन नहीं जो अभी तक छूटा है, सारे क्लियर है? एनसीईआरटी का सारे लाइंस क्लियर है अभी तक? चलो फिर बोलते हैं अनदर एंटीजन आरएच फैक्टर की जब हम बात करते हैं या आरएच एंटीजन की जब हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट कहाँ हो रहे थे? रेसस मंकी में प्रेजेंट होता था, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? पड़ गया आरएच, ठीक है। रेसस मंकी जो नॉर्मल हमको मंकी देखने को मिलते हैं ना, उनको बोलते हैं। इज also observed on the surface of RBC of majority of human। और ये जो RH एंटीजन जो था, RH एंटीजन जो था वो ह्यूमन के RBC पे भी ये देखने को मिला। मेजॉरिटी नियरली कितने? 80%। क्लियर? यानी कि 80% ह्यूमन के RBC पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? RH फैक्टर देखने को मिलता है, इसलिए इनको हम RH पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर ये एंटीजन अब्सेंट होता है तो इनको हम RH निगेटिव बोलते हैं, है ना? क्लियर? एंड RH निगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू देखना यहाँ ध्यान देना, देखो क्या बोलता है एनसीईआरटी। जब RH निगेटिव पर्सन यानी कि जो निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले जो पर्सन होते हैं वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले के साथ एक्सपोज हो जाएंगे तो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन, तो हमारे बॉडी में RH एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या बनेगा? एक स्पेसिफिक
एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ग्रुप तो हम करते ही हैं, है ना, कि ए है, बी है, ए बी है, ओ है, क्लियर। लेकिन साथ ही साथ हम लोग RH को भी, RH फैक्टर को भी हम क्या करेंगे, मैच करते हैं, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अ स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पेबिलिटी, यानी कि RH मिसमैचिंग का दिया हुआ है कि RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ द फेटस, क्लियर। RH नेगेटिव मदर का ब्लड है और RH पॉजिटिव किसका ब्लड है, फेटस का ब्लड है। तो RH एंटीजन ऑफ द फेटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ द मदर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी एज द टू ब्लड्स वेल सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। फर्स्ट प्रेगनेंसी में बोलता है कि इन दोनों का जो ब्लड होता है वो एक्सपोज नहीं होता है, क्लियर, क्योंकि वो सेपरेट होते हैं किनके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू सेपरेट होता है। लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे जो फर्स्ट चाइल्ड का जब डिलीवरी होता है तो पॉसिबिलिटी होते हैं कि मैटरनल ब्लड जो हो वो फेटस के ब्लड से थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में क्या हो जाए, एक्सपोज हो जाए, क्लियर। तब क्या होगा, इन सच केस, उस केस में क्या होते हैं, उस केस में क्या कहा थे हम लोग, हाँ, इन सच केस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। RH एंटीजन के अगेंस्ट हम मदर जो है वो एंटीबॉडी बनाने लगेगा। इन केस ऑफ हर सबसेक्वेंट प्रेगनेंसीज, उसके बाद जब दूसरा प्रेगनेंसी आता है और RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द फीटस। सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर ऐसा हुआ कि मदर का जो एंटीबॉडीज है वो फटस में क्या हो गए, किसी तरीके से लीक हो गया तो वो फीटल के RBC को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, क्लियर, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण फीटस में सीवियर एनीमिया का केस आ जाएगा या फिर जॉन्डिस का भी केस आ सकता है, राइट। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, क्लियर। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी-RH एंटीबॉडी। वो एंटी-RH एंटीबॉडी कौन सा होता है, मैंने भी बताया था, एक क्या कौन सा होता है ना, इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड के इमीडिएट हम ये क्या इंजेक्शन को हम इंजेक्ट हमें करना चाहिए। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, चलो, और बाकी का बचा हुआ जो है हम लोग कल करेंगे, ठीक है। क्या आज का समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत है?